नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इलेक्ट्रो ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं साथियों? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अपनी जो टेक्निकल की तैयारी है उसे आप गंभीरता से कर रहे होंगे। जो भी आने वाली भर्तियां हैं, अपकमिंग जो भी वैकेंसीज हैं, उनकी आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी के साथ हमारी जो पिछली क्लास थी प्रतिरोध पे, यानी ओम का नियम हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ओम के नियम तक हम कवर कर चुके थे। प्रतिरोध हमने सबसे पहले परिभाषा देखी, कुछ शब्द देखे हमने जैसे प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, फिर हमने देखा चालकता। तो इस प्रकार के कुछ शब्द देखे, उनकी हमने परिभाषा देखी। तो मैं मान करके चलता हूँ कि पिछली क्लास आपको बिल्कुल क्लियर है और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम था अब तक का, वो था ओम का नियम। और मैं मान के चलता हूँ कि ओम का नियम आपको अच्छे से क्लियर रहेगा कि यदि किसी चालक के तार की जो भौतिक अवस्थाएं, जैसे आपका ताप है, आपका दाब है, उसे नियत कर दिया जाए, तो उन दो सिरों के बीच में जो आपने वोल्टेज अप्लाई जो किया है, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रवाहित धारा होगी वो किसके समानुपाती होगी? उसके अप्लाइड वोल्टेज के। तो ये आप यहां से कर सके। तो आई समानुपाती वी, ये रिलेशन हमने निकाल लिया था। वी समानुपाती आई हमने ग्राफ भी देखा था कि जिन समानुपाती जो राशियों के बीच में यदि कोई ग्राफ बनता है तो वो हमेशा ही सरल रेखीय ग्राफ बनता है। तो ये भी हम देख चुके थे। उसके बाद हमने देखा एक चालकता। चालकता यानी प्रतिरोधकता का गुण था कि वह धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करवाने में सहायता करती थी, और चालकता क्या करेगी? उसके मार्ग में सुगमता प्रदान करवाएगी। ठीक है, अब देखिए ओम के नियम को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम हमारे पास आ गया था, जैसे सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया था आई बराबर वी बटा, या हम लिखें वी बराबर आई आर। ये हमारे पास निकल करके नियम आया था जिसे हम कैलकुलेशन में उपयोग करेंगे। तो देखिए हम इससे थोड़े सूत्र बनाते हैं, जैसे कि धारा का सूत्र हमें इसी से मिल जाएगा, प्रतिरोध का सूत्र हमें इसी से मिल जाएगा। तो वो हम थोड़े ड्राइव करते हैं, आपको वैसे नॉर्मली याद है लेकिन हम थोड़ा ड्राइव करते हैं। देखिए वोल्टेज यदि आपको किसी परिपथ की निकालनी है तो आप आई आर यानी उसके प्रतिरोध का गुणा उसकी धारा के साथ कर देते हैं सर्किट में बहने वाली, तो आपके पास कुल वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है। तो यहाँ से ये वोल्टेज आ गया। उसके बाद देखिए यदि हम अब जो सूत्र निकाले हैं वो निकालते हैं धारा का। देखिए ये तो आपके पास है ही, अब निकालते हैं धारा का। देखिए आई बराबर, अब हमें मान निकालना है आई का, यानी आई इज इक्वल टू आई बराबर, अब आर इसके साथ गुणा में है तो पक्षांतरण के बाद वो चला जाएगा इसके भाग में। आई बराबर वी बटा आर, आई बराबर वी बटा आर, यानी यानी यदि आपको किसी सर्किट की धारा निकालनी है तो वोल्टेज बटा प्रतिरोध, यानी वो प्रतिरोध का भाग दे देंगे आप किसमें? उस सर्किट की वोल्टेज में। तो आपके पास क्या निकल जाएगी? उस सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा। इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं, इसका मात्रक इसी के साथ, क्योंकि एक तो धारा का मात्रक आपको पता ही है एम्पियर होता है, तो एम्पियर के साथ इस सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं कि वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो वोल्ट प्रति ओम, वोल्ट प्रति ओम, तो ये भी मात्रक है किसका? धारा का। वोल्ट प्रति ओम किसके नियम से? ओम के नियम से। तो ये भी किसके नियम? ये है ओम के नियम से, ओम के नियम से, नियम से। ऐसे ही अगर हम प्रतिरोध एक सूत्र निकालते हैं किसका? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध मतलब आर इज आर बराबर, अब इस आर आपको निकालना है तो आई किसके साथ चला जाएगा? इसके वोल्टेज के भाग में। तो आर बराबर वी बटा आई। तो ये सूत्र आपके पास किसका आ गया? प्रतिरोध का। ये सूत्र आपके पास आ चुका है प्रतिरोध का, आर बराबर वी बटा आई। इसका भी आप मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे? वोल्ट प्रति, ये क्या है? एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। किसके नियम से? ओम के नियम से। वैसे इसका मात्रक क्या है? ओम का मात्रक है आपके पास ओम, और धारा का मात्रक है आपके पास एम्पियर। और ओम के नियम से आपके पास वोल्ट बटा ओम भी किसका नियम है? सॉरी, मात्रक है एम्पियर का, यानी धारा का। और प्रतिरोध का एक मात्रक है आपके पास वोल्ट प्रति एम्पियर। और V बराबर आप आई आर निकाल ही चुके हैं। तो यदि हम वोल्टेज का भी देखें कि V बराबर आई आर, तो हमारे पास था V बराबर आई आर। इस सूत्र का वैसे तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, एक तो इसका मात्रक वोल्ट है ही, और हम क्या बना सकते हैं कि एम्पियर गुणा
एम्पियर गुणा ओम, एम्पियर गुणा ओम। तो ये भी किसका मात्रक है आपके पास, वोल्टेज का। तो ये तीन सूत्र जो है, आपको ये तीन सूत्र ध्यान में रखने होते हैं। ओम के नियम से आपने कितने बनाए, एक आपने धारा का सूत्र बनाया I बराबर V बटा R, और एक आपने प्रतिरोध का बनाया R बराबर V बटा I। छोटा सा एक यदि हम न्यूमेरिकल देखें इस पे, वो कुछ ऐसे बन सकता है कि एक सर्किट है आपके पास ऐसा, यहाँ कोई वोल्टेज स्रोत है आपके पास, मान लीजिए आप इस पे 2 वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और जो आपका 10 ओम का इसमें क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा बताइए, तो I बराबर विद्युत धारा निकालनी है आपको, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से आप क्या लिखेंगे, ओम के नियम से ओम से नियम आपको निकालना क्या, यहाँ पर विद्युत धारा, इस सर्किट की विद्युत धारा ही तो निकालनी है आपको। वो आप कैसे निकालेंगे कि I बराबर V बटा R। I आपको निकालना है इस सर्किट में, यानी विद्युत धारा का मान आपको निकालना है सर्किट में। वोल्टेज आपके पास है कितनी, 100 वोल्टेज, प्रतिरोध लगा हुआ है आपके 10 ओम का, तो धारा आ जाएगी आपके पास I बराबर 10 एम्पियर। क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ, नहीं, आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही अगर आपके पास एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, इसमें ये हो कि 100 वोल्टेज है आपके पास, और अगले क्वेश्चन में आपको दी जाती है कि 100 तो वोल्टेज है आपके पास, और अब आपको दे दिया जाता है कि धारा इसमें दे दी जाती है कितनी, 20 एम्पियर की धारा दे दी जाती है। ये एक अलग क्वेश्चन है कि 100 वोल्टेज है और 20 एम्पियर की धारा है, तो उस सर्किट में प्रवाहित होने वाली आप क्या बताइए, यहाँ मतलब उसका प्रतिरोध बताइए आप। अब आपसे प्रतिरोध पूछा गया है, तो प्रतिरोध के लिए आपके पास क्या सूत्र है, मतलब यहाँ आपको प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालने के लिए R बराबर V बटा I, R बराबर वोल्टेज थी आपके पास वही 100 वोल्ट, धारा जा रही है 20 एम्पियर, तो प्रतिरोध आ जाएगा 5 ओम का। प्रतिरोध कितने का आएगा, 5 ओम का। तो ये क्वेश्चन जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल है, मैं मान करके चलता हूँ कि अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर है ओम के नियम से। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा कि आपका, जो कल हमने छोड़ा था प्रतिरोध पर ही, हमने कल छोड़ा था प्रतिरोध पर, कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, कि प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है, कुछ उसके कारक हैं, भौतिक कारक हैं, या वो कौन से गुण हैं, मतलब प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है जिनकी वजह से उसके मान में क्या होगा, या तो कह सकते हैं कि बढ़ेगा या घटेगा मान उसका, तो वो कौन से कारण है। देखिए अब हम देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रतिरोध की निर्भरता। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता यानी डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, किस किस पर डिपेंड करेगा, ये कौन से कारक हैं जिन पे ये डिपेंड करेगा। देखिए तो ओम ने कहा था कि आपके पास एक प्रतिरोध है, आपके पास क्या एक प्रतिरोध है, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई चालक वायर है, एक चालक तार है जिसका ये मान लीजिए आप एक चालक तार है हमारे पास, ठीक है। तो उसने कहा था कि इसकी क्या होगी, कोई मान लीजिए ये आपके पास एक चालक तार है, ये एक चालक तार है, उसने कहा था कि इसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्या होगी, एक लंबाई होगी, कुछ यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या होगी, लंबाई। आपके चालक की मतलब कितना लंबा है कोई तार, तो वो उसकी क्या होगी, लंबाई। और एक उसका होगा क्षेत्रफल, क्या होगा उसका क्षेत्रफल। अब देखिए तार का क्षेत्रफल जो आप उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये जो ए आप उपयोग करते हैं, ये जो आप ए उपयोग करते हैं, तो इसमें देखिए ये जो एल है ये तो है लंबाई, यानी किसकी, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। और जो ये ए है ये है चालक का, चालक का अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल।
कैसा क्षेत्रफल लेते हैं आप किसी तार का? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ अर्थात ये जो मान लीजिए ये आपके पास एक चालक तार है और इसका एरिया यानी जहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो वो ये होगा, ये टिप पॉइंट इसका, ये जो आप आगे का पॉइंट देख रहे हैं इस एरिया को क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एक बेलन है, आपका जो ये तार है ये क्या है? बेलन। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग आएगा, लेकिन आपको जो उपयोग में लेना है जहां से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, यही तो वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं आप? क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसे ही आप बोलते हैं क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इन पे ही डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, यदि चालक की लंबाई बढ़ाई जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चालक था पहले एल लंबाई का, ठीक है, आपने इसके साथ जोड़ दिया एक और चालक, मान सकते हैं ये कॉपर का टुकड़ा था, मान लीजिए ये कॉपर का टुकड़ा था, इसके साथ आप जोड़ते हैं एक L2, ये L1 है और ये L2 है, जो किसका है? मान लीजिए Ag, यानी कि आपके सिल्वर, ये लीजिए ये L2 है और ये आपने Ag यानी दूसरा पदार्थ लिया है। तो देखिए कुछ ना कुछ इसकी विशिष्ट, इसका प्रतिरोध कुछ अलग होगा, कॉपर का, चांदी का प्रतिरोध कुछ अलग होगा, तो ये मिलकर के प्रतिरोध क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि ये मान क्या बढ़ रहा है? लंबाई बढ़ती है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध बढ़ता है। किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध कब बढ़ता है? जब उसकी लंबाई को बढ़ाया जाता है। हम आगे कंसेप्ट देखेंगे कि खींचकर बढ़ाए जाने में क्या अंतर आता है ना, मतलब आयतन के साथ यदि आप कोई परिवर्तन करते हैं तो क्या अंतर आता है, आयतन के साथ परिवर्तन नहीं करते हैं तो क्या अंतर आता है। लेकिन एक बार आपको बेसिक टर्म्स जाननी है आयतन को, है ना, उससे पहले कि एक एल लंबाई का चालक था आपके पास कॉपर का और एक दूसरा एल लंबाई का था किसका? चांदी का। तो इनकी जब लंबाई बढ़ी, ऑल ओवर इसकी क्या बढ़ गई? लेंथ बढ़ी इसकी। तो जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका प्रतिरोध भी क्या करेगा? बढ़ेगा। यानी लेंथ बढ़ने पर आपका प्रतिरोध भी क्या करता है? बढ़ता है। तो मैं एक हिसाब से कह सकता हूं कि ये कौन सा संबंध हुआ? समानुपात का संबंध हुआ। एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी क्या हो रहा है? परिवर्तन मतलब वो भी समान परिवर्तन, तो इसे हम कहते हैं समानुपाती का चिन्ह। क्या बोलते हैं? समानुपाती, यानी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हो सकता है, देखिए, कि यदि आपकी प्रतिरोध बढ़ समानुपाती किसके? आपकी लेंथ के, पूरा लिख सकते हैं हम कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। अर्थात R समानुपाती L, ये समीकरण 1। मतलब जिस अनुपात में आपकी लंबाई बढ़ेगी उसी अनुपात में आपका क्या बढ़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। अब देखिए एक और कैरेक्टर है हमारे पास, कौन? क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का जो क्या था? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को कुछ आप इस प्रकार समझिए, एक पानी की पाइप से क्या कर रही है, आप उसकी तुलना कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक इस क्षेत्रफल का एक A1, ये आपके पास है A1 यानी पहला एरिया, किसी भी चालक का पहला एरिया, ये मानिए आप। ये देखिए, तो ये आप मान सकते हैं A1, ये आप मान सकते हैं A2। एक का क्षेत्रफल कम है, एक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। तो यहां देखिए धारा के आधार पर हम देखते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब है कि इस क्षेत्रफल से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। एरिया कम है, क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होगा। और देखिए आपके पास क्षेत्रफल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रवाहित हो सकते हैं किसमें? यदि आपके पास क्या है? क्षेत्रफल ज्यादा है। तो देखिए ज्यादा क्षेत्रफल होने पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रवाहित होंगे, इसका मतलब धारा का मान क्या होगा? इसमें आई का मान अधिक। और जो एरिया कम है तो इसमें आई का मान क्या होगा? कम। इसमें आई का मान कैसा होगा? कम। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बाधा ज्यादा है, इसमें अवरोध ज्यादा है, क्योंकि एरिया कम है, इसीलिए इसमें पानी क्या आएगा? कम। पाइप से यदि आप तुलना कर रहे हैं, परंतु आपके पास यदि एक बड़ा पाइप है जिसका क्षेत्रफल उसकी तुलना में ज्यादा है, तो इसमें पानी
क्या होगा, इजी वे में फ्लो होगा। इसका मतलब इसमें धारा क्या आएगी, ज्यादा। इसका मतलब आप समझे कि यदि आई ज्यादा है, धारा का मान इसमें ज्यादा है, तो आपने क्या देखा, इसमें प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध होगा इसके अंदर कम, क्योंकि कोई अवरोध या बाधा करने वाला ही नहीं होगा, या फिर हम कहें कि कम बाधा होगी तो ही तो धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। इसका विपरीत आप इसमें देखिए, इसमें यह हो सकता है कि इसमें धारा कम क्यों जा रही है, इसमें धारा कम क्यों जा रही है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो कम है। क्षेत्रफल कम होने का मतलब है कि इसके अंदर प्रतिरोध क्या है, अधिक है। इसके अंदर प्रतिरोध क्या है, अधिक है। तो आपने देखा कि यदि क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध ज्यादा है, यदि क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ इनके बीच में, व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम का रिलेशन का मतलब हुआ व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि आपके पास अब जो प्रतिरोध है वो एक बटा किसके हो जाएगा, एरिया के। एक बटा एरिया का मतलब ये हुआ कि ये दोनों किस में चले गए, अब व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम का अर्थ है कि एक राशि यदि बढ़ेगी, अब यदि एरिया आप बढ़ाते हैं तो आपका प्रतिरोध कम होगा। तो ये समीकरण होगी कौन सी, नंबर 2। अब एक और नंबर 2 समीकरण को हम मिलाएं। पहली समीकरण थी हमारे पास आर समानुपाती एल, और दूसरी समीकरण आई हमारे पास आर समानुपाती 1/L। तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास सूत्र निकल करके आता है आर समानुपाती एल बटा ए। आर समानुपाती एल बटा ए, किसका सूत्र निकल करके आता है आपके पास, प्रतिरोध का। किसका निकल के आता है आपके पास, प्रतिरोध का सूत्र है कि आर समानुपाती एल बटा ए। और अब देखिए समानुपाती है तो हमें इसे बराबर में बदलना आवश्यक है, जिससे हम क्या करेंगे, गणना। अब हम गणना करने के लिए, हमारी सहायता के लिए हम क्या करते हैं, हमारी सहूलियत के लिए देखिए, जब भी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा, और इक्वल टू यानी प्रोपोर्शनल अपने साथ दो चीजें लेकर के आता है, एक तो इक्वल टू का साइन लाएगा और एक अपने साथ लाएगा वो नियतांक या कांस्टेंट, मतलब फिक्स वैल्यू अपने साथ एक लेकर के आएगा। अब इसे जब हम हल करते हैं तो ये आर प्रोपोर्शनल टू हटते इक्वल टू एल अपॉन ए, ये तो सूत्र हमारे पास था। अब जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर वो आएगा साथियों रो, जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा रो। और ये आपके लिए पूर्णतः सूत्र होता है किसका, प्रतिरोध का सूत्र होता है आपके पास। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर रो एल बटा ए। अब ये रो क्या आया यहाँ पर आप समझेंगे कि रो होता क्या है। रो इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं कि रो क्या होता है। तब तक हम क्या करें, प्रतिरोध का मात्रक निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोध का मात्रक देखिए, प्रतिरोध में क्या आ जाएगा, आर बराबर, देखिए रो, रो होता है सबसे पहले, रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता। रो देख लेते हैं सबसे पहले। तो रो होता है क्या, प्रतिरोधकता। जैसे मैंने आपको बताया था कि चालकता में आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था जी, चालकता क्या कर रही थी, धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान कर रही थी, और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या करेगी, प्रतिरोधकता वह गुण होगा जिसके कारण वह क्या करेगी, अपोज करने में सहायता करेगी, मतलब अवरोध करने में जो सहायता करता है वो होता है प्रतिरोधकता, और जो सहायता करती है धारा के प्रवाह होने में वो होती है चालकता। तो अब देखिए यहां पर प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हम देखते हैं, यदि प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मतलब ये इसकी रो, तो इसे आप बोलते हैं रो। देखिए प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोधकता यानी जो अवरोध करवाने का जो गुण रखता है वो कौन रखता है, प्रतिरोधकता। देखिए यदि हम निकालें प्रतिरोध का, पहले सूत्र निकालें प्रतिरोधकता का, तो जैसे हमारे पास प्रतिरोध का सूत्र आया था आर रो बटा ए, तो अब हमें मात्रक चाहिए या सूत्र चाहिए किसका, एल का। देखिए वैसे तो रो एक कांस्टेंट है अपने साथ, अब ये हर पदार्थ की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी आपके, ठीक है, चांदी की अलग होगी, निकल की अलग, कोबाल्ट सभी की अलग अलग रहेगी, लेकिन इसका यूनिट फिर भी हम इस सूत्र से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। वैसे तो जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो यूनिटलेस होती है, उसका कोई भी मात्रक नहीं होता, लेकिन इसका हम सूत्र से मात्रक निकाल सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम इसका मात्रक निकालते हैं। देखिए यदि मुझे वैल्यू निकालनी है रो की, रो इज इक्वल टू, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए
R इंटू ए अपॉन में ये इसके साथ जो गुणा में था L, ये तो R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू R ए बटा L। ये किसका सूत्र है? आपके प्रतिरोधकता का। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए? मात्रक। हमें इसका चाहिए मात्रक कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, रो का मात्रक होता क्या है। तो रो का मात्रक यदि हम देखें, देखिए रो का मात्रक आर यानी प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या मात्रक था हमारे पास? ओम। प्रतिरोध का मात्रक था हमारे पास ओम, ओम इंटू एरिया का यानी क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है हमारे पास? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और एक हमारे पास क्या पड़ा है? लंबाई। लंबाई यानी लेंथ, यानी लंबाई का सही मात्रक, या फिर हम कह देंगे दूरी का सही मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। तो ये रहा हमारे पास 1 मीटर। तो ये हमारे पास कुछ सूत्र आ गया। देखिए इस मीटर से हम मीटर की स्क्वायर यानी 1 मीटर हटा सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में पूछा जाने वाला, और इस बार जो आरवीयूएनएल का जो मेंस हुआ है उसमें भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कि प्रतिरोधकता की क्या बताइए? इकाई बताइए। तो स्टार पॉइंट लगा के आप लिखेंगे प्रतिरोधकता की इकाई। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की इकाई, की इकाई, इकाई यानी यूनिट, मात्रक। देखिए तो ओम इंटू मीटर बचता है आपके पास। क्या बचता है? ओम इंटू मीटर। तो आप याद रखेंगे कि आपके पास क्या बचा? ओम इंटू मीटर। ओम मीटर भी आप बोलते हैं, ओम मीटर, ओम मीटर। तो ये आपके पास हम कह सकते हैं कि यूनिट है किसकी? प्रतिरोधकता की। क्या है? ओम इंटू मीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे, ओम इंटू मीटर। यानी प्रतिरोधकता का सूत्र पूछ ले तो आप थोड़ा व्युत्क्रम करके बना सकते हैं। आपके पास सूत्र भी है और इसकी क्या निकल गई आपके पास? यूनिट भी किसकी? प्रतिरोधकता की। तो आज हमने देखा, अब तक जो हमने देखा है वो था, सबसे पहले हमने निर्भरता देखी, ओम का नियम देखा हमने, V बराबर आई आर, जिससे हमने धारा का, प्रतिरोध का और वोल्टेज का तीनों के सूत्र ड्राइव किए सबसे पहले तो। और उसके बाद हमने जो देखा वो देखा हमने निर्भरता, यानी निर्भरता किस पर करती। तो हमने देखा कि जैसे जैसे प्रतिरोध यानी किसी पदार्थ का, किसी चालक का क्या बढ़ता है? लंबाई अगर बढ़ती है तो उसी के साथ क्या बढ़ेगी? उसकी प्रतिरोध भी बढ़ता है। और यदि एरिया बढ़ रहा है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो उसका प्रतिरोध क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो ये हम अभी तक कन्फर्म कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यानी प्रतिरोधकता तक हम कर चुके हैं। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है इसका यहाँ तक एक बार हम इसको क्लियर करते हैं। आगे हम कल पढ़ लेंगे कलर कोडिंग। जो आपके पास कलर कोडिंग बचती है ना, वहां से जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आते हैं आपके कलर कोडिंग से। तो कलर कोडिंग हम कल देख लेंगे। और वहां की तो आज तक की क्लास आपको इतना बेसिक समझ करके चलना है। कलर कोडिंग से लेके जो न्यूमेरिकल प्रतिरोध में बच गए सिर्फ मात्र प्रतिरोध लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। एक हमारे पास टॉपिक बचता है, वो है आपकी कलर कोडिंग सारणी, जिसमें हम वो पूरी कलर कोडिंग सारणी पढ़ेंगे। सारणी के अनुसार उनके मान अंकन हम करेंगे। तो मान अंकन कैसे किए जाते हैं उस पे, है ना, बैंड प्रकार का क्या होता है, पट्टियां क्या होती हैं, किस रंग की होती हैं, क्या उनके मान होते हैं, किस प्रकार, यानी आप एक प्रतिरोध को देख करके उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यदि उस पर वैल्यू लिखी है तो उसका कलर कोडिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बच गया किसका? मात्र प्रतिरोध का। ये अब हम देखेंगे कल की क्लास में, जिसमें हम कलर कोडिंग भी देखेंगे और प्रतिरोध के क्या देखेंगे? मानांकन वगैरह। अब तक प्रतिरोध में जितना भी आपको करवाया गया मैं मान के चलता हूँ वो बिल्कुल क्लियर है, आपके बेसिक्स आपके मजबूत हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे उसके, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रतिरोध हम कंप्लीट कर चुके हैं। मान लीजिए एक ही हमारे पास टॉपिक बचा है, वो उसका कलर कोड सारणी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडक्टर। इंडक्टर यानी आपका प्रेरक पढ़ेंगे, प्रेरक। और उसके बाद कैपेसिटर। तो ये निष्क्रिय तीनों अवयव हमें पढ़ने हैं, जिसमें हम प्रतिरोध के बस एक ही क्लास में एक क्लास शेष है, जिसके अंदर हम उसकी कलर कोड सारणी और जितने भी उसके छोटे मोटे जो टॉपिक्स, यानी हम कह सकते हैं कि जो सिद्धांत बच गए हैं वो उसके हम देख लेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे प्रेरक टॉपिक को, देन कैपेसिटर। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए
बेहतर सिद्ध होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।